स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर। जैसा कि अभी के क्लास में हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और उसका इकाई 1 चल रहा है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभी तक इस चैप्टर का हमने पहले भाग से लेकर के भाग 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे इस सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जिसमें भाग 1 से लेकर के भाग 11 तक के वीडियो लाइन बाय लाइन अपलोड हो चुके हैं, जहाँ से आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइन से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आपको लाइन बाय लाइन सारे वीडियो मिल जाएंगे। और आज तो देख ही रहे हैं, तो इसको देखने के बाद से उसे आप ज़रूर देखिएगा, या मेरी तो राय ये रहेगी कि पहले आप पीछे वाला वीडियो देख लें, तब इसे देखेंगे तो काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। चैप्टर जो है, ये पहला चैप्टर बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि 126 पेज का है और उसी के साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी हैं, तो टाइम तो लगेगा इस चैप्टर में। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लगाते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो प्लेलिस्ट का लिंक के साथ साथ आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और वहीं पे टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए और कोई भी PDF या कुछ भी देना होता है तो मैं उसी में देता हूँ, ठीक है ना। तो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भूमि का उपयोग कैसे बदल रहा है, किन किन जगहों पे होता है, किस प्रकार से होता है, इन सारे चीज़ों के टॉपिक के बारे में हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भू क्षरण और भू संरक्षण। भू मतलब पता ही है आपको, ज़मीन होता है, भूमि होता है, और क्षरण मतलब होता है बर्बाद होना, यानी कि मिट्टी की बर्बादी को कहते हैं भू क्षरण, मिट्टी के कटाव को कहते हैं भू क्षरण। और भू संरक्षण मतलब होता है उसकी सुरक्षा करना, भूमि की सुरक्षा करना। तो भूक्षरण तो हो रहा है, जैसे कि पानी के कटाव के चलते भूक्षरण हो सकता है, तेज हवाओं के कारण भूक्षरण होता है, पेड़ पौधों की कमी के कारण भूक्षरण होता है। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके चलते भूक्षरण होता है और उनके क्या उपाय हैं, हम लोग कौन कौन से उपाय करके इस भू संरक्षण कर सकते हैं, इस ज़मीन को हम लोग बचा सकते हैं। तो इस पे आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क सेक्शन है प्राकृतिक संसाधन, ये उसका अंतिम वीडियो है। इसके बाद कल की क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे, और उसका PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पे ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो टेलीग्राम से आपको जुड़ जाना चाहिए। यहाँ पे आप दिख रहे हैं एक पिक्चर है, इसमें मिट्टी का ये कटा हुआ है, देखिए जगह जगह मिट्टी फट गई है। तो ये मिट्टी का जो कटाव हो रहा है ना, इसको ही कहते हैं भूक्षरण, ठीक है। अब चाहे वो किसी भी कारण से हो सकता है। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, भूक्षरण सीधे सीधे लिख रहा है कि मृदा को यानी कि मिट्टी को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा, विविध क्रिया मतलब हुआ विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना। स्थानांतरित मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए मेरा ये हाथ है और यहाँ से यहाँ ये चला गया, तो मेरे हाथ में क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। यहाँ से यहाँ गया, स्थानांतरण हो गया। ऐसे मेरा मूड़ी है और ऐसे कर लीजिए तो ये क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया। तो कहने का अर्थ है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ही स्थानांतरण कहलाता है। और मिट्टी जो है वो एक जगह से अगर दूसरे जगह जा रही है तो उसके विविध क्रियाएं हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना कि हवा के द्वारा भी, पानी के द्वारा भी, कई सारे रीजन है जिसके द्वारा मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। तो मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह जाना ही क्या कहलाएगा, भूक्षरण कहलाएगा। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह विविध प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जल भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे लिखा है गतिशील जल। गतिशील जल का अर्थ हुआ बहने वाला पानी। अब मिट्टी के कटाव तेज धारा ही करती है, तालाब का पानी
पोखरा का पानी मिट्टी के कटाव नहीं करती है। मान लो कि पानी एकदम रुकी हुई है, तो ये मिट्टी पर क्या दबाव देगी, मिट्टी को कैसे काटेगी। लेकिन पानी तेजी से बह रही है, एकदम स्पीड में है, तो उसके सामने जो भी आएगा उसको काटते छाटते चलेगी, मिट्टी के कटाव करते चलेगी। समझ रहे हैं ना। तो गतिशील जल, पवन मतलब हवा, हिमानी, हिमानी मतलब हिम की बारिश यानी कि बर्फ की बारिश, जैसे कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जैसे राज्यों में हिमानी होता है। समुद्रिक लहर, सामुद्रिक लहर मतलब हुआ समुद्र की लहरों के द्वारा मिट्टी का कटाव होता है। एक प्रकार की मृदा चोरी है, इनके द्वारा क्या होती है, मृदा की चोरी, मिट्टी की चोरी। जैसे कि चोरी किसे कहते हैं, चोरी क्या है, कोई सामान है एक जगह पे और उसको बिना उस सामान के मालिक के जानकारी के बिना किसी को पता भी न चले और लेके एक जगह से दूसरी जगह लेके चले जाना, चोरी कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक मोबाइल है, ठीक है, तो इस मोबाइल के मालिक मान लीजिए कि हम हैं, मान कह लीजिए मेरा ही है, और यहाँ पे ये मोबाइल ऐसे रखा हुआ है, हम यहाँ पे नहीं है, कोई आया और इसको लेके चला गया, तो ये क्या हो गया, मोबाइल की चोरी हो गई, क्योंकि मेरी मर्जी से नहीं गई है। तो मिट्टी एक जगह पे है लेकिन उसको कब पानी बहा ले गया, कब हवा बहा ले गया, किसी को पता भी नहीं चला, तो इसको कहेंगे चोरी, मृदा की चोरी है ये, मिट्टी की चोरी। फिर है गुरुत्व बल के प्रभाव। अब आपको जानकारी होनी चाहिए गुरुत्व बल क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा दिया जाता है कि पृथ्वी क्या करती है। जैसे कि कोई भी वस्तु है, फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल ही है, तो ये मोबाइल है, ठीक है, तो ऐसे मोबाइल को अगर हमने रखा है तो लगता है कि ये मोबाइल नीचे गिर जाएगा, तो इसका क्या रीजन है। तो पृथ्वी क्या करती है कि लगातार ऊपर हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचने का काम करती है, खींचने का काम करती है, लगातार वो उसे क्या करती है, खींचते रहती है। तो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है उसको कहते हैं गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे इस मोबाइल को हम पकड़े हुए हैं, क्या दबाव है, लेकिन मेरा हाथ अब ये धीरे धीरे दुखना शुरू हो गया है। अगर 10 मिनट ऐसे हम रख लें तो पूरे हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा, लगेगा कि हाथ फट जाएगा। तो कहने का सेंस यही है कि पृथ्वी लगातार इसको अपनी ओर खींच रही है, जिसके चलते इसमें दर्द हो रहा है, बाकी और कोई कारण नहीं। तो मोबाइल उतना भारी थोड़ा ना है कि हम इसे हाथ में रखेंगे तो हमारा हाथ फट जाएगा, दुख जाएगा, नहीं, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण। तो गुरुत्व बल के प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर रस्खलित होती है। स्खलित मतलब होता है धीरे धीरे नीचे भौर भौर के गिरना। भोजपुरी में कहते हैं कि भौर भौर के गिर रहा है, जैसे कि मिट्टी अगर धूरा टाइप का हो जाए तो फट फट के झरझर के भौर भौर के गिरता है नीचे। तो पहाड़ी क्षेत्र, इस पहाड़ ऊंचा है, इस पे मिट्टी है, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से जो पहाड़ी क्षेत्र है इसका जो मिट्टी है धीरे धीरे झरझर के यहाँ से नीचे की ओर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ऊपर हो तो वो नीचे ही आएगी। तो वो भी, उसमें भी क्या हो गया, मिट्टी में स्थानांतरण हो गया, मतलब यहाँ थी और यहाँ से आ गई यहाँ पर, समझ रहे हैं, यहाँ से आ गई यहाँ पर, तो इसमें भी तो चेंजिंग आ रहा है, स्थान में परिवर्तन हो रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी मृदा क्षरण है। पर्यावरणीय समस्या से जलवायु परिवर्तन। अगर पर्यावरण में समस्या होगी तो किसमें परिवर्तन होगा, जलवायु में परिवर्तन। जलवायु का परिवर्तन क्या है कि जिस टाइम में गर्मी पड़ना चाहिए उस टाइम में बारिश होने लगती है, बारिश के टाइम में ठंडी पड़ना शुरू हो जाए, मतलब कि जिस मौसम में जो होना चाहिए वो न हो करके कोई दूसरा काम शुरू हो जाए, तो उसी को कहते हैं जलवायु में परिवर्तन। भूतापन, भूतापन यानी कि जमीन में गर्मी बढ़ने लगती है। जैसी भयावह स्थितियां पैदा हुई हैं जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि पैदा होती है। यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है अनावृष्टि और एक है अतिवृष्टि। देखिए, अनावृष्टि अतिवृष्टि का अर्थ होता है, एक कभी कभी क्या होता है, आप लोग सुने हैं ना, सिंपल भाषा में सुखाड़ बाढ़ सुने हैं ना, तो कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा, और कभी बारिश ही नहीं होता है तो सुखाड़ आ जाएगा। तो इसी को कहते हैं अनावृष्टि या अतिवृष्टि, सुखाड़ और बाढ़ को। अनावृष्टि में से मृदा की नमी एवं सांस्कृतिक संगठन का लोप हो जाता है।
यानी कि जब अनावृष्टि आएगा यानी कि सुखाड़ आएगा, तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी के अंदर जो पानी की मात्रा है, जो नमी है, वो गायब हो जाती है। वो मिट्टी का जो पकड़ है वो कमज़ोर होने लगता है और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति के अपरदनकारी दूतों द्वारा भूक्षरित कर लिए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मिट्टी का कटाव अगर हो रहा है, मिट्टी अगर हवा में उड़ने लगती है, तो आखिर क्यों उड़ने लगती है? तो हवा में मिट्टी तभी उड़ेगी जब मिट्टी कमज़ोर हो जाएगी। और मिट्टी कमज़ोर क्यों होगी? तो मिट्टी से जब पानी की मात्रा ही निकल जाएगी तो मिट्टी क्या हो जाएगी? भूसरी बन जाएगी। तो थोड़ा सा भी हवा बहेगा, मुंह से ही फूंक देंगे तो उड़ना शुरू हो जाएगा। तो तेज आंधी पानी आएगा, जैसे देखिए गर्मी के दिनों में आजकल कई दिन धूप ज़्यादा तेज निकलते हैं तो धूल काफ़ी हो जाता है। और थोड़ा सा भी जब हवा आता है, आजकल के बारिश ऐसे ही आएगा, बिना आंधी तूफान का बारिश नहीं आता है, पूरा धूरा उठा के आपके घर में, आपके चेहरे पर पूरा भर देता है। आखिर वो धूरा पानी पड़ने के बाद क्यों नहीं उड़ता है? क्योंकि उसमें पकड़ आ जाती है, वो मजबूत हो जाता है। लेकिन जब तक उस पानी की मात्रा उसकी कमी है उसमें, तो उसमें पकड़ नहीं होती है, वो छोड़ देता है अपनी सतह को। थोड़ी सी भी प्रेशर उस पर पड़ा हवा का, उसके साथ उड़ जाता है। तो यही होता है कि जब अनावृष्टि या अतिवृष्टि दोनों टाइम मिट्टी का कटाव होगा, तीव्र वर्षा से भी मृदा का कटाव होकर अवनालिका के माध्यम से किसी खड्ड या घाटी में जमा कर दिए जाते हैं। अब कम बारिश हुआ जिसके चलते मिट्टी का क्षय हुआ, लेकिन तेज बारिश हुआ, ज़्यादा बारिश हुआ, तो देखिएगा मिट्टी को वो दहाने लगता है। मतलब कि इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर पड़ेगा पानी का फटाफट कि वो मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह तक दहकर जाने लगती है और किसी नदी घाटी गड्ढा में जाकर के इकट्ठा हो जाती है। तो ज़्यादा बारिश हुआ तो भी मिट्टी का कटाव, बारिश नहीं हुआ तो भी मिट्टी का कटाव। कहा जाता है ना कि न अति वर्षा, न अति धूप, न अति बोलना, न अति चुप। ना तो अधिक बारिश का होना सही है, ना कम बारिश का होना सही है। मतलब धूप का होना भी सही नहीं है, ज़्यादा चुप रहना भी सही नहीं है और ज़्यादा बोलना भी सही नहीं है। तो किसी भी चीज़ में अति नहीं होना चाहिए, मध्यम मार्ग पर। महात्मा बुद्ध ने भी बताया था कि व्यक्ति को ज्ञान तभी मिल सकता है जब हम मध्यम मार्ग पर चलेंगे। ये नहीं कि हम मेहनत करेंगे तो जी तोड़ मेहनत करेंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। नहीं, कंटिन्यू करना है, एक समान करते रहना और करते रहना है। और ऐसे हम लोग चलेंगे तो हम लोग कभी फेल, कभी असफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, उसमें वक्त लगता है। आगे है, भारत में इस प्रकार से लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है। यानी कि इस बाढ़ और सुखाड़ के कारण अभी तक 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि इंडिया में बर्बाद हो चुका है, केवल इन दो कारणों से। और ये निम्नकृत हो गए हैं। इस निम्नकृत भूमि का 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत और 56% क्षेत्र जल अंतर्गत है। इसमें का जो निम्नकृत भूमि है, जो बर्बाद हो गई मिट्टी है, उसका 28% क्षेत्र वन का है और 56% क्षेत्र जो है वो जल के अंतर्गत है। शेष क्षेत्र या तो लवणीय, यानी कि उसमें लवण की मात्रा हो गई है, और क्षारीय स्थिति में। अम्ल, लवण और क्षार, ये आप लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री में दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं। उस चैप्टर का ही नाम है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल जो स्वाद में खट्टा हो, क्षार जिसमें खारापन हो, और लवण जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं। या मानव क्रियाकलाप से निम्नकृत हो गए। वन उन्मूलन, वन उन्मूलन का अर्थ होता है वनों का कटाव करना, पेड़ पौधों की कटाव करना, उसको नाश करना। अति पशुचारण, अधिक से अधिक पशुओं को चराना। खनन मतलब जमीन के अंदर से जो कुछ भी खुदाई करके निकाला जाता है उसको खनन कहा जाता है। रसायनों का अत्यधिक उपयोग, रसायनों का अत्यधिक उपयोग का अर्थ अधिक से अधिक यूरिया, पोटास, इस सब का प्रयोग करना, खाद का प्रयोग करना। जैसी मानवीय अनुक्रिया भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमि निम्नीकरण क्या हुआ? देखिए, भूमि निम्नीकरण का अर्थ हुआ कि मतलब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी मतलब कि हम कोई फसल बो रहे हैं लेकिन जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा। आपने सुना होगा कि गेहूँ मरा गया है, धान मोटा नहीं हुआ, ईख जो है वो बड़ा नहीं हुआ। ये क्यों होता है? तो इसका कारण है भूमि में निम्नीकरण की मात्रा।
जब निम्नीकरण होगा, पोषक तत्वों की कमी होगी, तो जाहिर सी बात है कि फसल जो होंगे वो अच्छे तरीके से नहीं होंगे। उसके बाद है खनन के उपरांत उस स्थान का खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा भूमि निम्नीकरण की हम बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं? 3 राज्य हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। उड़ीसा वन उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है, यानी कि अधिक से अधिक उड़ीसा में पेड़ों की कटाई के चलते वहाँ पे भूमि निम्नीकरण का शिकार, मतलब भूमि निम्नीकरण फैला हुआ है। इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भूमि के स्तर को कुप्रभावित किया है। मतलब कि देखिए, भूमि निम्नीकरण तो हर जगह हुआ है, लेकिन हर जगह का रीजन अलग अलग है। कहीं पे वनों की कटाई के चलते हुआ है, तो कहीं पे खनन के चलते हुआ है, कहीं पे अधिक पशुओं को चराने के चलते हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसके चलते भूमि से पोषक तत्वों की कमी लगातार होते जा रही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण हुआ है। देखिए, पटौनी करना बात सही है, सिंचाई मतलब पटौनी करना, खेतों में जो हम पानी देते हैं बोरिंग के द्वारा, तो पटौनी करना सही है, लेकिन इतना भी पटौनी नहीं कर देना है कि उसका जड़ ही सड़ जाए। मान लीजिए कोई पौधा लगा हुआ है, ये एक पौधा है, इसके जड़ में जितने पानी की जरूरत उतना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो इसका सुरवे सड़ जाएगा। जब सुरवे सड़ जाएगा तो फिर काम करेगा? नहीं करेगा। तो उसको बोलते हैं सिंचाई के चलते निम्नीकरण। जल क्रांतता, जल कम भी नहीं देना है और अधिक भी नहीं देना है, दोनों की स्थिति में खराब हो जाए। मरचा का मैंने खेती किया था इस लॉकडाउन में, बहुत अच्छा मेरा मरचा का पेड़ हुआ था, 15-20 पेड़ मैंने लगाया था। इतना ना पानी दे दिया गया कि वो सड़ गया, पूरा का पूरा सूख गया। वो जल क्रांतता हो गई। पानी देना है बट इतना भी नहीं देना है कि वो सूख ही जाए। अति सिंचन से, अति सिंचन मतलब अधिक सिंचाई करने से जल क्रांतता की समस्या पैदा होती है। किसकी समस्या पैदा होती है? जल क्रांतता की। हम बार बार बोलते हैं कि जहाँ पर मैंने रेड कलर लगाया उसको आप लोग किताब में अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत फायदा रहेगा जब दोबारा पढ़ेंगे तो, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाते हैं। जब जल क्रांतता आएगी तो मिट्टी में किसकी मात्रा बढ़ेगी? लवण की मात्रा बढ़ेगी और क्षार की मात्रा बढ़ेगी। वही निम्नीकरण हो जाएगा, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि कोई भी भूमि से पोषक तत्वों की कमी कब होती है? तो जब उसमें लवण की मात्रा बढ़ जाए और उसमें क्षार की मात्रा बढ़ जाए। खनिज आधारित उद्योगों में, जहाँ पे सीमेंट बनता है, मृदा आवर्तन मूर्ति बनता है, में चूना पत्थर, खड़िया, सिलखड़ी के पीसने से वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। विसर्जित मतलब क्या होता है? धूल उड़ने लगती है, फैलने लगती है, जो धीरे धीरे भूमि पर परत के रूप में जम जाते हैं। जब धूरा उठ के, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल है, आप मोबाइल को ही रख दीजिए टेबल पे, कुछ समय के बाद देखिए धीरे धीरे इस पर धूल जम जम पूरा एक लेयर बना देता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? इसे पोंछ देते हैं। वैसे इसको किसी दूसरे कपड़े में पूछना चाहिए, लेकिन हम लोग बिहारी न हैं, आदत से मजबूर है, फटाफट यहीं पे पोंछ देंगे इसको, ठीक है। तो ये परत जम जाता है धूल का, उसके धूल उड़ने से, और मृदा के जल अवशोषण की क्षमता को कुप्रभावित करते हैं। उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, उद्योग से आपको पता है कि कई सारे उप अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, गंदे, अपशिष्ट पदार्थ मतलब क्या? गंदा पानी, गंदे हर चीज़ जो मतलब प्रदूषण को फैलाए उसको अपशिष्ट कहेंगे। बेकार पदार्थों को कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे शरीर से भी अपशिष्ट पदार्थ बहुत सारे निकलते हैं। जैसे कि मान लीजिए नाक से पोंटा निकल जाएगा, बलगम मुँह से निकल जाएगा, लैट्रिन पेशाब हम लोग करते हैं, ये सब क्या है? अपशिष्ट चीज़ है। भूमि और जल दोनों को ही प्रदूषित करते हैं, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ जमीन को तो प्रदूषित करेंगे ही, ये पानी को भी क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं। यह अकाट्य सत्य है। अकाट्य सत्य का अर्थ हुआ है जिसको काटा नहीं जा सकता है, जिस सत्य को काटा ना जाए उसको अकाट्य सत्य कहेंगे। गजब हिंदी, मतलब हार्ड हिंदी यूज कर रहा है। अकाट्य सत्य है कि मानव के 95% से भी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि द्वारा होती है। मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि 95%, हम मनुष्य 95% अपना काम जमीन से नहीं करते हैं। हवा से कितना काम होता है? 5%। 95% जो हमारा कार्य है वो जमीन से है।
जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मृदा में सुलभ होते हैं। यही हमारे पूर्वजों भी इस भूमि का उपयोग इस संदर्भ में किए और उनको संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित हो रही है। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे इन सारे संसाधनों का बचाव किए, इनको बचा करके रखे, तो आज हमारी जो पीढ़ी है, मतलब हम जो हैं, हम उसका लाभ उठा रहे हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य और फर्ज बनता है कि जो भी संसाधन है उन सभी को हम सुरक्षित रखें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे उसका प्रयोग करके हम पे गर्व महसूस करें। ये नहीं कि हमारे मरने के बाद हम लोग को गरियाएं कि छोटा बुढ़ावा था, सब बर्बाद करके चला गया और आज हम लोग भिख मांगा की स्थिति में जी रहे। ये गाली सुनने को ना मिले, ऐसे हमें रहना है। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए, मतलब आने वाली पीढ़ी को कहते हैं भावी पीढ़ी के लिए भी यह आधार स्तंभ बनी रहेगी। भोजन, वस्त्र, आवास जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त मानव ने जो अपनी लिप्सा बढ़ाई है उससे भूमि का निम्नीकरण होता रहा है। साथ ही साथ इसे बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। देखिए, मनुष्य के जीवन में 3 चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको सीधे कहिएगा रोटी, कपड़ा और मकान। अमिताभ बच्चन का फिल्म है, तो उसी को रोटी, भोजन, वस्त्र, कपड़ा और आवास मतलब मकान, ये 3 जरूरी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सबको चाहिए, सबको मिल गया, लेकिन इंसान इससे संतुष्ट नहीं है। अगर हमें खाना मिल जा रहा है, कपड़ा मिल जा रहा है, घर हो गया है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं है। हम अपनी लिप्सा को बढ़ाते जा रहे हैं। लिप्सा मतलब कि सुख, भोग, विलास का जीवन जीने के लिए कई सारे चीज़ों का यूज कर रहे हैं घर में। बढ़िया से फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, बहुत सारा चीज़ का यूज कर रहा है। आखिर वो किसी न किसी संसाधन को तोड़कर ही तो बनाया जाता है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे भूमि का निम्नीकरण, वायु में प्रदूषण, प्रदूषण ही प्रदूषण फैलता जा रहा है। मतलब सब मिला के संसाधनों को हम बर्बाद करते जा रहे हैं। जब तक संतोषी जीवन हमारा नहीं होगा तब तक समझ लीजिए कि हम संसाधन को कभी सुरक्षित रख ही नहीं सकते। अतः भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है। कितना लोग चुनौती को चुनाव समझ लेता है। बाबू, चुनाव दूसरा चीज़ है, चुनौती मतलब एक समस्या है हमारे सामने कि उसको हम कैसे जूझें, उसको हम कैसे सॉल्व करें। किंतु सृष्टि को अक्षुण्ण रखना है तो चुनौती स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, समस्या है, मानते हैं, लेकिन उसे स्वीकार करना होगा। चुनौती को स्वीकार करके और उस पर काम करना होगा कि कैसे हम भूमि के निम्नीकरण को कम कर सकें, कैसे हम संसाधन को बचा सकें। इन सब पे हमें काम करना होगा, इस पर सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं। देखिए, अब संसाधन को बचाने का अलग अलग तरीका हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही को तरीके से आप संसाधन को बचा सकते हैं। कई सारे तरीके से आप संसाधन की सुरक्षा कर सकते हैं जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं। फसल चक्रण सबसे पहले आता है। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। आपको पता है फसल चक्रण क्या है? तो फसल चक्र का अर्थ होता है कि जब एक ही खेत में बदल बदल कर फसल लगाते हैं, जैसे कि मान लीजिए धान की खेती किए, फिर गेहूं की खेती किए, फिर तेल का खेती किए, मतलब कि एक ही खेत में बदल बदल कर फसलों को लगाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं फसल चक्र या फसल चक्रण कहते हैं। अगर हम फसल चक्र का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी का जो पोषण स्तर है, जो पोषक तत्व है, वो बर्बाद नहीं होते। लेकिन समस्या क्या है ना कि हम लोग एक खेत में एक ही चीज़ बार बार बोते हैं। ऊख रोप देंगे, ऊखिया उछटा के फिर ऊखिए रोप देते हैं। ये नहीं कि थोड़ा उसको बदल दें। तो खेतों की पोषक तत्व तब नहीं होगी जब उसमें हर कुछ समय के बाद आप फसल को बदलते रहें। तो मिट्टी की जो पोषक तत्व हैं वो कभी बर्बाद नहीं होंगे। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। मतलब लगातार गेहूं का खेती मत कीजिए, कपास का, मकई का, आलू का, इस सब का लगातार खेती नहीं करना चाहिए। इसमें चेंजिंग लाना चाहिए, नहीं तो मृदा के ह्रास मतलब उसमें कमी आ जाएगी। इससे तेलहन दलहन पौधे की खेती के द्वारा पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। नियम होता है कि आप अगर एक खेत में मान लीजिए गेहूँ बो दिए,
धान बो दिए तो कोशिश कीजिए अगला बार कोई तेल या दाल की खेती कर दे, अरहर की खेती कर दे, सरसों की खेती कर दे, मतलब कुछ ऐसा कीजिए, क्योंकि इन सब में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है और ये नाइट्रोजन जो होता है वो मिट्टी की ताकत को बढ़ा देता है, पोषक तत्वों को बढ़ा देता है। तो इन सब का खेती करना चाहिए। तो इस प्रकार मिट्टी की जो पोषक तत्व उसको हम लोग बचा सकते हैं। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, मतलब उसमें स्थायी रूप से नाइट्रोजन रहने लगता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वर्षा जल का संचयन मतलब होता है इकट्ठा, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, जमीन के अंदर जो पानी है उसको बचाएं, भूमिगत जल की पुनर्मूर्ति का प्रबंधन, हम जमीन से जो पानी निकाल रहे हैं कोशिश करें कि फिर उसमें पानी जाए ताकि वो बार बार रिसाइकलिंग होते रहे। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों, पवन अपर्दन मतलब हवा के कारण जब मिट्टी का कटाव होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पवन अपर्दन। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि श्रेयस्कर है। पट्टिका कृषि मतलब क्या होता है, ये दिख रहा है लाइन से देख लीजिए, ये जैसे मरीचा का खेती होती देखे होंगे, गोभी भी रोपा जाता है, मतलब वो क्यारी बन जाना चाहिए ये, ताकि इसमें पानी की मात्रा बढ़िया से जा सके। तो पट्टिका कृषि सबसे श्रेयस्कर है, बढ़िया है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियाँ विकसित करने पर आधारित है। मतलब इसके बीच में घास जम जाएगा तो मिट्टी को काफ़ी बांध के रखेगा, मजबूत करके रखेगा। इस सबसे क्या होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा, हवा नहीं, जहाँ पे हवा तेज बहता है वहाँ पे इस प्रकार की खेती करनी चाहिए। इससे ये मिट्टी जो बीच में धूल है ये उड़ेगा नहीं, बल्कि घास उसको बांध के रखेगा और इस प्रकार मिट्टी की कटाव कम होगी। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। अब हमारी एक समस्या ये भी है कि हम खेतों में रसायनों का इतना ना अधिक प्रयोग करते हैं कि उस मिट्टी का पोषक तत्व जल जाता है, समाप्ति हो जाता है, और फिर बाद में कहते हैं कि पता नहीं क्यों फसल अच्छी हो ही नहीं रही है। हम मेन समस्या पे गौर नहीं करते हैं कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं तो हमारी गलती है ना। तो रसायनों का भी प्रयोग हम कम करें। रसायनों के सतत मतलब होता है लगातार उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है। ये पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ एवं अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। यानी कि लगातार अगर आप खाद का यूज करते हैं तो पानी बर्बाद खत्म हो जाएगा, मिट्टी से सूखा मिट्टी हो जाएगा, हवा की मात्रा गायब हो जाएगी। केंचुआ देखे हैं ना, चेरा बोलते हैं उसको, या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, सब क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं, ये मर जाते हैं, सूख जाते हैं। किससे? ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का प्रयोग करने से। एडीन नाम का रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है। नीचे आप देख रहे हैं एक मेढक है और एक रसायन आता है एडीन। अगर आप एडीन को खेत में ज़्यादा छीटेंगे ना तो मेढक के ये प्रजनन किसे कहते हैं, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो एडीन नाम के रसायन से मेढकों का जो प्रजनन है वो रुक जाता है, फलतः कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। और जब मेढक कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कीट पतंग ज़्यादा हो, क्योंकि मेढक उनको खा जाता है। आहार श्रृंखला, ऊपर वाले ने आहार श्रृंखला बनाई कि हर जीव दूसरे जीव को खाएगा ताकि सारा चीज़ कंट्रोल में रह सके, नियंत्रित रह सके, ठीक है ना। हिरन को बनाया है तो बाघ भी बनाया है। इसी तरह एक सिस्टम बना हुआ है कि कौन किसको खाएगा और इस पूरे वातावरण को एक सीमित रखेगा, कंट्रोल रखेगा। तो मेढक भी अगर मर जाएगा तो उसका प्रजनन ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि इनकी जो जाति है वो समाप्त हो जाएगी। तो एडीन नाम का रसायन हमें यूज नहीं करना चाहिए। अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाए। प्राकृतिक खाद क्या है? वही गोबर जो है गाय भैंस का। आदमी का गोबर भी कामयाबी होता है बट वो थोड़ा ख़राब है, लेकिन गाय भैंस का गोबर का यूज किया जा सकता है। रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा संरक्षण में सहायक है। मतलब ये है रासायनिक उर्वरक, मतलब जब खादर कहते हैं यूरिया, पोटास। ये है जैविक खाद, मतलब गोबर है, ठीक है ना। तो ये गोबर को मतलब सुखा दिया गया है, तो ये जैविक खाद है और ये क्या है, रासायनिक खाद। तो हम कोशिश करें कि रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो, इन जैविक खादों का प्रयोग ज़्यादा हो। संभव हो तो जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाए, जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ संख्या सीमित हो जाती है।
वृक्षारोपण, वृक्षारोपण मतलब क्या होता है? पेड़ों को लगाना। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे एक व्यक्ति पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे तो आप मिट्टी को बचा रहे हैं इनके पत्तियों से, यानी कि जिससे मृदा संरक्षण को बाधा पहुंचती है और इनकी पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होती है। देखिए, पेड़ पौधों को लगाने से केवल ऑक्सीजन का ही नहीं है, पेड़ पौधों से कई सारे फायदे हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां सूख के नीचे गिरती है, उस मिट्टी में मिल जाती है, तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है, और ह्यूमस की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसमें पोषक तत्वों की अधिकता आ जाती है और फसल काफ़ी अच्छे होने लगते हैं। तो पत्तियों का होना भी जरूरी है। तो पत्ती होगा किससे? पेड़ पौधों से ही होगा। उपरोक्त प्रक्रम या उपक्रम द्वारा मृदा संरक्षण का कार्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर ये सारी प्रक्रियाओं को हम अपनाएं तो मृदा संरक्षण किया जा सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है यहीं पे, प्राकृतिक संसाधन। इसका जो दूसरा पार्ट है ख जल संसाधन, वो आएगा इसके बाद से, लेकिन कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर को, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन उसको कराया जाएगा, और उनका जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा, तो वहाँ पे आप जाके ले सकते हैं। पिछला एक वो चैप्टर है उसका भी और इसका भी, दोनों का पीडीएफ आपको वहीं पे मिलता जाएगा। व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर हम आपको टेलीग्राम में देंगे, तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।